तो माय यूट्यूब चैनल के स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम एजुकेशन डिसिप्लिन का यूनिट 3 करेंगे। यह आपका पार्ट 2 वीडियो होगा। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी किया हुआ है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो दे दूँगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। देखिए, हमने पार्ट 1 में ये टॉपिक्स क्लियर कर लिए थे, ये 2 टॉपिक्स कर लिए थे। आज पार्ट 2 में हम ये 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा कक्षा में लैंगिक भेदभाव। शिक्षक, स्कूल और पाठ्यक्रम कक्षा में असमानता पैदा कर रहे हैं। शिक्षक बालिकाओं की तुलना में बालकों की अधिक सराहना करते हैं। शिक्षकों द्वारा शैक्षिक गतिविधियों में अधिक मदद बालकों द्वारा प्राप्त की जाती है। शिक्षक बालकों के विचारों को स्वीकार करते हैं और बालिकाओं की ज़रूरतों के लिए पर्याप्त नहीं है। कक्षा में असमानता बच्चों के सीखने और विकास में बाधा डालती है। लैंगिक समानता समाज की प्रगति को रोकती है क्योंकि यह अपनी आधी आबादी के लिए अवसरों को प्रतिबंधित करता है। प्रतिबंधित का मतलब होता है किसी चीज़ पे रोक लगता है ना। लिंग समानता पुरुष और महिला दोनों को दबाव, दमन और रूढ़ियों से मुक्त रखती है। लैंगिक समानता मानव विकास अर्थव्यवस्था की वृद्धि में केंद्रीय भूमिका निभाती है। लैंगिक समानता एक आवश्यक मानव अधिकार है। हमें शैक्षिक प्रणाली में लैंगिक ज्ञान और लैंगिक संवेदनशीलता लाने की आवश्यकता है। शिक्षक सामाजिक परिवर्तन और लैंगिक पुनर्निर्माण लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या मतलब है कि जो शिक्षक होते हैं वो समाज में परिवर्तन और लैंगिक पुनर्निर्माण लाने में क्या करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आगे देखिए अब हम पढ़ेंगे शिक्षा के विभिन्न स्तरों को प्रभावित करने वाले कारक। पहला कारक है प्रारंभिक बचपन की शिक्षा। कारक का मतलब होता है जो क्या चीज़ प्रभावित करती है शिक्षा को। तो 6 से 8 वर्ष की आयु में यह अवस्था सबसे महत्वपूर्ण अवधि होती है जहाँ जीवन के विकास की नींव बनती है ना। 6 से 8 वर्ष की आयु जब होती है बच्चे की, तो वो क्या एक शिक्षक प्रारंभिक बचपन की शिक्षा जो होती है वो 6 से 8 वर्ष की होती है ना। मतलब 6 से 8 वर्ष का जो बच्चा होता है वो उस टाइम पे वो सीखने का, उन सब चीज़ों का, हर चीज़ को नोटिस करने का वो टाइम होता है उसका, 6 से 8 वर्ष। तो यह इस माध्यम से साबित हुआ है कि इस स्तर पर मस्तिष्क की दक्षता का पूर्ण विकास होता है। उपेक्षा और समर्थन की कमी से नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। अगर गलत बातें वो सुनेगा तो इससे क्या होगा कि उसके मन में कहीं ना कहीं इस चीज़ के नकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। अभाव जो है इसका, अभाव का मतलब होता है कोई भी चीज़ आप बोल सकते हो वो गलत चीज़ है ना। क्या फ़र्क पड़ता है, ये इसे बोल सकते हैं हम अभाव। हाशिए के समूह के बच्चों का अधिकांश बचपन शिक्षा कार्यक्रम के लाभ से अछूता रहता है। जो नीची जात के बच्चे होते हैं उसमें क्या होता है, ज़्यादातर बच्चों को ज्ञान नहीं मिल पाता है, शिक्षा नहीं मिल पाता है, जिस वजह से वो क्या हो जाते हैं कि वंचित रह जाते हैं शिक्षा से। आगे देखिए, सेकंड है आपका कारक प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा को 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा भी कहा जाता है। अब 6 से 14 वर्ष की जो बच्चे होते हैं उनके लिए प्राथमिक शिक्षा दी जाती है। वो आपका फर्स्ट से 8th क्लास तक होगा। जो फर्स्ट से 8th क्लास तक दिया जाता है शिक्षा उसे बोलते हैं प्राथमिक शिक्षा। ठीक है, बच्चों के लिए यह महत्वपूर्ण मूलभूत वर्ष माने जाते हैं जहां उनकी मूल जड़ मजबूत होती है। उनमें सॉफ्ट स्किल्स, समझ, भाषा में क्षमता, रचनात्मकता आदि का विकास होता है। बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए शिक्षकों द्वारा विभिन्न प्रकार की गतिविधियां उपलब्ध होनी चाहिए। हालांकि विडंबना यह है कि वर्तमान प्रणाली औद्योगिक युग के मूल्यों का पोषण कर रही है। छात्रों को शिक्षकों द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार चलना होता है। छात्रों को सहयोगात्मक कार्य के लिए और उनकी रचनात्मकता का प्रदर्शन करने के लिए उजागर नहीं किया जाता है। यह इस स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है। क्या मतलब है कि बच्चों के स्किल्स को बढ़ावा देना चाहिए कि क्या उनमें स्किल है, क्या गुण है ना। इन सब चीज़ों में अगर बढ़ावा दिया जाएगा तो क्या होगा, प्राथमिक शिक्षा और उन्नत होगी। आगे देखिए आप प्राथमिक शिक्षा में कुछ पॉइंट ऐसे भी है जो आप खुद से बना के लिख सकते हैं। जैसे इसमें है सीखना प्रामाणिक नहीं है, तो ये आप बता सकते हैं कि बच्चे सीखने से ज़्यादा रटने में ध्यान देते हैं। तो ये सारे पॉइंट आप खुद से बना सकते हैं। सेकेंड पॉइंट देखिए प्राथमिक शिक्षा का ही है,
रुचि और लगन के लिए कोई जगह नहीं है। ठीक है, देखो, छात्रों को अपने जीवन की योजना बनाने के लिए अनुमति नहीं है। स्कूल में शिक्षक के अपनी पसंद के कुछ बच्चों पर ध्यान केंद्रित करने से बाकी बच्चों में छिपी हुई उनकी प्रतिभा और क्षमता परिचित रहती है, क्योंकि हर बच्चा एक ही समय में एक ही विधि द्वारा एक ही चीज़ सीखता है। तो देखिए, तो जैसे देखिए, जब बच्चा एक क्लासरूम लेते हैं, एक क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे होते हैं। जब अध्यापक पढ़ा रहा होता है तो क्या होता है उसमें कि अध्यापक ज़्यादातर उन्हीं बच्चों पे ध्यान देता है जो इंटेलिजेंट होते हैं या उनकी बात समझते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं चल रहा होता है कि क्लास में पढ़ाया क्या जा रहा है। तो उन सब बच्चों पे ना ध्यान देकर एक अध्यापक सिर्फ उन्हीं बच्चे पे ध्यान देता है जो इंटेलिजेंट है। जिससे क्या होता है कि जो बच्चे की विशेषता होती है ना, वो उसे अनदेखा किया जाता है। तो ये चीज़ गलत होती है। अब देखिए, स्वायत्तता का भाव भी होता है इसमें। क्या होता है कि एक बच्चे स्कूल में हमेशा बोला जाता है कि अनुशासन में बच्चे को रहना चाहिए। बच्चे को उनकी पसंद और रुचि के बारे में निर्णय लेने के लिए कोई स्वायत्तता नहीं दी जाती है। इससे क्या होता है कि उनका क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है, ये सब मर जाता है कहीं ना कहीं। तो ये भी चीज़ एक गलत है इसमें। थर्ड पॉइंट देखिए, माध्यमिक विद्यालय। माध्यमिक विद्यालय आपका कौन सा होता है? जैसे आप बोल सकते हैं 8 से जो 10th तक क्लास होती है ना, वो माध्यमिक की होती है। या आप बोल सकते हैं 9th से 10th तक जो क्लास होती है वो माध्यमिक हो गई। ठीक है, 8 से 10 तक भी हो सकती है और 9 से 10 तक भी हो सकती है। यह चरण पहचान बनाने का एक चरण है। यहाँ बच्चों में शारीरिक परिवर्तन होते हैं, बच्चे ऊर्जावान होते हैं, उनमें महत्वपूर्ण तर्क कौशल विकसित होते हैं और वह ज्ञान के अवयवों को इकट्ठा करने और समझने की प्रक्रिया में लगे रहते हैं। स्वयं की तार्किक सोच भी इस अवधि के दौरान उभरती है। इस स्तर पर देखे गए मुद्दे हैं। अब देखिए, स्वयं की तार्किक सोच भी इस अवधि के दौरान उभरती है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि बच्चा उस टाइम पे क्या होता है, थोड़ा बहुत सोचना शुरू कर देता है ना, अपना दिमाग चलाना स्टार्ट करता है। ये नहीं है कि किसी ने कुछ बता दिया उस पर वो यकीन कर लेगा, नहीं, वो उस चीज़ के बारे में पूरा रिसर्च और हर चीज़ की जानकारी लेने का इच्छुक हो जाता है। काम की आवश्यकता। इस स्तर पर अधिकांश बच्चे कुछ उत्पादक कार्यों में लिप्त होने के लिए स्कूल छोड़ना चाहते हैं। जैसे आप देखेंगे कि आपका जो 10वीं क्लास होता है, 10वीं के बाद बहुत सारे बच्चे कुछ ना कुछ काम करने की जिज्ञासा रखते हैं अपने मन में। वो चाहते हैं कि हम कुछ करें, है ना। 10वीं के बाद से वो सोचना स्टार्ट कर देते हैं इन सब चीज़ों के बारे में, या आगे वो क्या करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं। तो बोर्ड परीक्षा, 10वीं में बोर्ड परीक्षा होती है। स्कूल आमतौर पर बोर्ड परीक्षा के दबाव के कारण 10वीं कक्षा के पहले सत्र के अंत तक ही पाठ्यक्रम पूरा कर लेते हैं। परीक्षा के साथ यह पूर्व जुड़ाव बच्चों के लिए अधिगम, जिस वजह से क्या होता है कि हानिकारक प्रभाव डालता है। इस प्रकार अधिगम पूरे वर्ष समान रूप से नहीं होता है और कला, खेल जैसी सह पाठ्य चर्चा संबंधी गतिविधियों से भी समझौता किया जाता है। क्या होता है कि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि ऐसे जो सत्र आपका सत्र के अंत बोला है ना, जैसे ही आपका क्या होता है पूरा ख़त्म हो जाता है ना, सत्र के अंत तक ही पाठ्यक्रम पूरा कर लेते हैं वो। ठीक है, क्या होता है जो आपका essay 1 बोलेंगे और essay 2 में क्या होता है, आपका सत्र कंप्लीट हो जाता है। तो वो सत्र कंप्लीट होने के बाद क्या करता है बच्चा, पूरा अपना पाठ्यक्रम पूरा करके और कुछ ना कुछ काम ढूंढने लग जाता है वो, जिससे वो आगे कुछ कर सके। या अगर मान लो कोई पैसे की मतलब उनके फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही है कुछ, तो वो चाहेंगे कि हम हेल्प करें। तो इस वजह से कहीं ना कहीं उनका कला, खेल जैसी सह पाठ्य चर्चा संबंधी गतिविधियों से समझौता किया जाता है। वो इन सब चीज़ों में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। देखिए, फोर्थ है आपका उच्चतम माध्यमिक विद्यालय। उच्चतम माध्यमिक विद्यालय में कौन सी क्लास आ जाती है हमारी? आप बोल सकते हैं 10th से 12th क्लास तक। 12th क्लास तक जो आपकी कक्षाएं होती है वो आ सकती है। 10th से 12th या 9th से 12th बोल सकते हैं आप। इसमें आपकी आ जाती है उच्चतम माध्यमिक विद्यालय। पाठ्यक्रमों का स्वेच्छा से चयन व भविष्य की जीविका इस चरण के लिए अभिन्न है। चुनिंदा प्रतिबंध जो होता है, हालांकि सीबीएसई ने उन विषयों के संयोजन को प्रतिबंधित की नहीं किया है जिसका छात्र चयन कर सकते हैं। एक दूसरे की तुलना में विषयों की स्थिति की धारणा के कारण छात्रों की कुछ विषयों के प्रति लोकप्रियता में वृद्धि हुई है। जैसे आप जानते हैं कि बहुत बच्चों को मैथ्स नहीं पसंद होता है ना। क्यों नहीं पसंद होता है?
क्योंकि उसमें वो स्कोर नहीं ज़्यादा कर पाते हैं। बहुत बच्चों को इंग्लिश भी नहीं पसंद होता है क्योंकि उनको इंग्लिश अच्छे से आती नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि कुछ-कुछ ही होते हैं ऐसे जो लोकप्रिय विषय होते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं हिंदी, है ना? कुछ बच्चों को मैथ्स पसंद भी होता है, लेकिन ज़्यादातर बच्चों को पसंद नहीं होता है मैथ। आपका लोकप्रिय में हिंदी आ जाता है और आप बोल सकते हैं हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ये सारी चीज़ जो होते हैं ना बच्चों को ज़्यादा पसंद आते हैं। देखिए, फिफ्थ है आपका उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा क्या होती है आपकी? मैंने अभी आपको बताया जो 10th से 12th क्लास तक होती है वो आपकी उच्च माध्यमिक शिक्षा होती है। उच्च शिक्षा, लेकिन ये आपका उच्च शिक्षा है। उच्च शिक्षा में आपका आ जाएगा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन जो होता है। ग्रेजुएशन में अंडर ग्रेजुएशन आप बोल सकते हो और पोस्ट ग्रेजुएशन जो होता है आपका वो आ जाता है। तो आज़ादी के बाद से भारत ने संस्थागत क्षमता में कई गुना वृद्धि देखी है। 1950 से 2008 तक विश्वविद्यालयों की संख्या 20 से बढ़कर 431 हो गई है। ठीक है, जबकि यूनिवर्सिटी है वो पहले 20 हुआ करती थी, लेकिन अब उसकी संख्या बढ़ के 431 हो गई है। उच्च शिक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दे निम्नलिखित हैं। देखिए, हम मुद्दे देखते हैं आगे। क्या क्या मुद्दे हैं उच्च शिक्षा से, ये देखते हैं। फर्स्ट हमारा नामांकन दर में क्षेत्रीय असमानताएं। समग्र स्तर पर कुल नामांकन दर 11% है। यह भारत के राज्यों में अलग अलग है और यह कई राज्यों में GER में कमी के कारण है। इससे उभरने के लिए यह प्रस्तावित किया गया था कि एक तरफ विश्वविद्यालय, कॉलेजों और तकनीकी की और व्यावसायिक संस्थानों की संख्या बढ़ाई जाए, दूसरा मौजूदा संस्थानों को अंतर्गत क्षमता को भी बढ़ाया जाए, जिससे क्या हो, बच्चों में असमानताएं नहीं बढ़ेगी। आगे देखिए, अंतर समूह असमानताएं। इसमें लैंगिक असमानताएं, धार्मिक समूह, निम्न और समृद्ध और व्यावसायिक समूह शामिल हैं। इन विषमताओं को दूर करने के लिए समावेशी शिक्षा नीतियों की सिफारिश की जाती है। थर्ड देखिए, गुणवत्ता आश्वासन। इस स्तर पर शिक्षण में गुणवत्ता एक समस्या है। शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता लाने के लिए शिक्षकों का सतत व्यावसायिक विकास होना चाहिए। वित्त पोषण भी इसका कारण हो सकता है। शिक्षकों के वेतन और आय स्तर को नीतिगत प्रोटोकॉल के अनुसार संशोधित किया जाना चाहिए। मतलब है इसका कि वित्त पोषण में आपका कि जो एक टीचर होता है, टीचर को जितना वो काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग, या जो वो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको वित्त मिलना चाहिए, पैसे मिलने चाहिए, उतना ही उसको वेतन मिलना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, निजीकरण। सभी को शिक्षा, इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अधिक निजी विश्वविद्यालय और कॉलेज खोले गए। हालांकि ये निजी विश्वविद्यालय और कॉलेज बिजनेस हब बन रहे हैं और शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता किया जा रहा है। ठीक है, मांग और आपूर्ति से में भारी अंतर। मांग और आपूर्ति मतलब कितनी मांग है और कितना आपूर्ति हो पा रहा है, इसमें क्या अंतर है। निजी कॉलेजों की वृद्धि अधिक डिग्री धारकों का उत्पादन कर रही है, कि आप जानते ही हैं कि जिसका ज़्यादा मार्क्स आता है ना, उसकी कट ऑफ निकलती है और उसे कॉलेज मिल जाता है। तो ये होता है कि मांग कुछ और आपूर्ति कुछ और होता है ना, कि निजी जो कॉलेज है, जो रेगुलर कॉलेज होती है, उसमें बहुत कम ही बच्चे जा पाते हैं, ज़्यादा बच्चे नहीं जा पाते हैं जिससे। लेकिन उत्तीर्ण स्नातक को समायोजित करने के लिए रिक्तियाँ पर्याप्त नहीं हैं। लेकिन जैसे आप बोल सकते हैं जो बच्चे ओपन से करते हैं, जिनके मार्क्स उतने नहीं आते, वो क्या करते हैं, फिर वो रेगुलर कॉलेज ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। इसका परिणाम मांग और आपूर्ति के बीच व्यापक अंतर है, जिसकी वजह से क्या होता है कि डिग्री में अंतर आ जाता है कहीं ना कहीं। नेक्स्ट देखिए, शिक्षा का अधिकार। हमारा ये दूसरा टॉपिक है, शिक्षा का अधिकार। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम या शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE भारत की संसद का एक अधिनियम है जो 4 अगस्त 2009 को लागू किया गया था, जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के महत्व के तौर तरीकों का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत भारत में अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं। देखिए, अब शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम 2009 की मुख्य विशेषताएं क्या थी।
आरटीई जो हमारी थी उसमें क्या क्या विशेषता बोली गई थी कि बच्चों को मिलेगी। आरटीई अधिनियम का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना था। प्राथमिक शिक्षा 6 से 14 है, वो मैंने आपको बताया था फर्स्ट से जो 8th होता है ना, 8th क्लास तक जो शिक्षा होती है वो आपकी प्राथमिक शिक्षा होती है। सेकेंड है, यह शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में लागू करता है। ठीक है, अनुच्छेद 21 के तहत ये मौलिक अधिकार है हमारा कि हम पढ़ सकते हैं। आगे देखिए, ये आपका लोगो बोल सकते हैं आप, शिक्षा का अधिकार। ऐसा आप देखते होंगे कि हर एक बुक पे, जो गवर्नमेंट की बुक होती है या प्राइवेट की भी बुक होती है, उसमें भी ऐसा आपने देखा होगा। आगे देखिए क्या क्या विशेषता है इसकी। प्रारंभिक शिक्षा में प्रवेश के लिए पंजीकरण अधिनियम 1856 या इस तरह के किसी भी दस्तावेज द्वारा निर्धारित जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर एक बच्चे की आयु निर्धारित की जाती है। हालांकि किसी भी बच्चे को आयु प्रमाण के अभाव में स्कूल में प्रवेश लेने से इनकार नहीं किया जाएगा। जब आप एडमिशन लेते हैं प्रारंभिक शिक्षा मतलब प्रारंभिक विद्यालय में फर्स्ट क्लास में आप जब एंटर करते तो आपसे एडमिशन के वक्त कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं ना, और एडमिशन आपका किया जाता है। लेकिन इनके तहत बोला गया है कि मान लेते हैं कि किसी बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र नहीं है ना, किसी वजह से नहीं है उसके पास, तो ऐसा नहीं है कि वो विद्यालय उसको क्या करेगा, उसको एडमिशन नहीं देगा। ऐसा कहीं नहीं बोला गया है कि उसको पूरा हक है कि वो फिर भी एडमिशन ले सकता है। सेकेंड है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम यह बताता है कि राज्य और केंद्र सरकारों के बीच वित्तीय और अन्य जिम्मेदारियों का एक समाकलन होगा। केंद्र सरकार व्यय का आकलन करेगी और राज्य सरकार इन लागतों का 1% प्रदान करेंगी। मतलब है क्या, इस अधिनियम के तहत कितना खर्च हो रहा है कितना नहीं, केंद्र सरकार पैसे तो देगी लेकिन राज्य सरकार जो है वो उसका क्या करे, अपनी जिम्मेदारी से खर्च करे उसको। ऐसा नहीं है कि उस पैसे को शिक्षा के अलावा कहीं और लगा दिया जाए, नहीं, तो केंद्र सरकार व्यय का आकलन भी करेगी कि ये जो पैसा है सही जगह लगाया जा रहा है या नहीं। ठीक है, आगे देखिए, छात्र शिक्षक अनुपात। प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक 60 छात्रों के लिए 2 प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध कराए जाएंगे। मतलब क्या है, जो छात्र शिक्षक होते हैं अनुपात प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक 60 छात्रों के लिए, मतलब एक क्लास में मान लेते हैं हम कि 60 छात्र है ना, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, 2 शिक्षक होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि 60 बच्चों को एक ही टीचर पढ़ा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षकों की संख्या छात्रों की संख्या के आधार पर होगी, न कि ग्रेड स्तर के अनुसार। ठीक है, जो शिक्षक की जो संख्या होगी कि कितने एक स्कूल में या एक क्लास में होनी चाहिए, वो किस पे आधारित होगी, ग्रेड स्तर के अनुसार। ठीक है, मतलब इन्होंने बोला है कि शिक्षकों की जो संख्या होगी ना वो छात्रों के अनुसार होगी, कि छात्र कितने, ग्रेड के अनुसार नहीं होगी। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। आगे देखिए, इमारतें और आधारभूत संरचना। यदि स्कूलों में बुनियादी ढांचा नहीं है तो इसे हर 3 साल में सुधारना है। मतलब क्या है, अगर मान लेते हैं कि किसी कारण से क्या हो जाता है कि इमारत को नुकसान पहुंच जाता है कुछ, तो क्या होगा, उसको रिपेयर करवाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो जो पैसे आ रहा है रिपेयरिंग का वो रख ले, नहीं, उन्हें ना हर 3 साल पे करवाना पड़ेगा, अन्यथा स्कूल की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। नहीं तो स्कूल क्या होगा, स्कूल बंद करवा दिया जाएगा। देखिए, आरटीई के अनुसार आप और भी बहुत सारी विशेषता लिख सकते हैं उसके। जैसे आपको पता है कि गवर्नमेंट स्कूल में फ्री बुक मिलती है ना, फर्स्ट क्लास से लेकर 9th क्लास तक फ्री बुक दी जाती है, मिड डे मील दी जाती है, बहुत सारी चीज़ दी जाती है जो आप लिख सकते हो उसमें विशेषता खुद से, है ना। आगे चलते हैं हम। सरकार ने समागम शिक्षा अभियान के रूप में स्कूली शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना भी शुरू की है, जिसमें स्कूली शिक्षा की 3 योजनाएं शामिल है। ठीक है, एक स्कूल में 3 योजनाएं तैयार की गई है स्कूली शिक्षा के लिए। फर्स्ट है हमारा सर्व शिक्षा अभियान, सेकंड हमारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, थर्ड है हमारा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ टीचर एजुकेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखेंगे हम कि शिक्षा का अधिकार, आरटीई अधिनियम की आवश्यकता। क्यों आवश्यकता है हमें आरटीई नियम की? तो शिक्षा व्यक्ति को प्रश्न करने, सोचने और वर्तमान से परे देखने का अधिकार देती है। शिक्षा के
माध्यम से व्यक्ति इच्छाओं का पता लगा सकता है और जिज्ञासा को संतुष्ट कर सकता है। यह व्यक्ति को व्यवहारिक और तार्किक रूप से सोचने में मदद करता है। शिक्षा के अभाव में कोई व्यक्ति निर्णय लेने, वित्तीय और जीवन के अन्य पहलुओं के लिए दूसरों पर निर्भर होता है। हमारे देश में जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण प्रतिशत भाग शिक्षा का लाभ उठाने में सक्षम नहीं है। इसके कई कारण हैं, जैसे कि कई कारण क्या है कि लोग गरीब है, जिस वजह से क्या करते हैं, नहीं उठा पाते शिक्षा का लाभ, है ना। आगे देखते हैं। एक महत्वपूर्ण प्रतिशत भाग शिक्षा का लाभ उठाने में सक्षम नहीं है, तो कई कारण है इसके। फर्स्ट है व्यवहारिक और व्यक्तिगत बाधाएं होती है। सेकेंड है सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएं। थर्ड है स्कूल के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए निजी स्कूल फीस और दान की पर्याप्त राशि लेते हैं। जो बहुत सारे प्राइवेट स्कूल होते हैं, प्राइवेट स्कूल में पैसे मांगा जाता है। अब गवर्नमेंट ने जो चलाया स्कूल उसमें नहीं मांगते हैं पैसे, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल में अगर मान लेते हैं कोई गरीब का बच्चा है तो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ पाएगा, है ना। तो इसलिए हमें ज़रूरत होती है RTE अधिकार की। बालिकाओं के माता पिता अपनी बेटी की एक ऐसे स्कूल में भेजने से डरते हैं जो अधिक दूरी पर स्थित है। कई माता पिता अपनी बेटियों को शिक्षित नहीं करना चाहते क्योंकि बालिकाएं उनके लिए एक बोझ है। लैंगिक असमानता इस प्रतिशतात्मक समाज में एक प्राथमिक कारण है ना, कि लैंगिक असमानता के कारण से क्या होता है कि हमेशा पुरुष का ही सत्ता बना रहता है और महिला कुछ नहीं कर पाती है। देखिए, अब इसकी कुछ कमियां भी हैं। सीमाएं का मतलब होता है कमियां। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत इनकी सीमाएं क्या है। जिस आयु समूह के लिए शिक्षा का अधिकार लागू किया गया है वह 6 से 14 वर्ष की आयु तक है। इसे 0 से 18 साल तक बढ़ाया जाना चाहिए, है ना। सिर्फ 6 से 14 तक ही क्यों, वर्ष तक ही क्यों बच्चे को फ्री एजुकेशन मिलेगा। 0 से 18 साल तक होना चाहिए ना। ये RTE के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता हासिल नहीं की गई है, इसलिए इसे शैक्षिक परिणामों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। शिक्षकों की कमी RTE द्वारा अनिवार्य छात्र शिक्षक अनुपात को प्रभावित करती है, जो बदले में शिक्षण गुणवत्ता को प्रभावित करती है। कम शिक्षक होने की वजह से भी प्रभावित होता है ये। तो ये इसकी सीमाएं थी। देखिए, अब हम इसके निष्कर्ष पढ़ते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर करते हैं ना, तो निष्कर्ष लास्ट में जरूर लिखा कीजिए, ठीक है। समानता के व्यवहार या लड़कियों के लिए समान अवसर के संबंध में औपचारिक दृष्टिकोण पर्याप्त नहीं है। आज एक कारगर दृष्टिकोण स्वीकार करने की आवश्यकता है ताकि परिणामों में समानता आए और जिसमें विविधता, विभेद और असुविधा का भी ध्यान रखा जाएगा। समानता की दिशा में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका यह समझी जाती है कि यह सभी शिक्षार्थियों को अपने अधिकारों और सुविधाओं की दिशा में सजग बनाए ताकि वह समाज और राजनीति में अपना योगदान कर सकें। अगर सब पढ़ेंगे तो क्या होगा, इससे ना भेदभाव खत्म हो जाएगा। भेदभाव खत्म होगा तो क्या होगा, हमारा देश विकास करेगा। देश विकास करेगा तो हम राजनीति में योगदान कर पाएंगे, है ना। और योगदान करेंगे तो उन्नति की ओर बढ़ता जाएगा भारत। उन अधिकारों और सुविधाओं को तब तक लागू किया जा सकता है जब तक निहित मानवीय क्षमताओं का विकास न हो जाए। इसलिए हाशिए पर ढकेल दिए गए समाजों के विद्यार्थियों, विशेषकर लड़कियों के लिए यह मुमकिन होना चाहिए कि वह अपने अधिकारों का दावा कर सके और सामूहिक जीवन को रूप देने पर सक्रिय भूमिका अदा कर सके। इसके लिए शिक्षा को ऐसा होना चाहिए कि उनमें यह सामर्थ्य दे सके कि वह समान समाजीकरण के नुकसान की भरपाई कर सके और अपनी क्षमताओं इस प्रकार विकास कर सके कि आगे चलकर वह स्वायत्ता और समान नागरिक बन सके, ताकि वो किसी पे डिपेंड ना रहे, वो खुद के पैरों पे खड़ा हो सके और कुछ ना कुछ आगे कर सके, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आज ये आपका चैप्टर यूनिट 3 कंप्लीट हो चुका है। यूनिट 4 की वीडियो जल्दी आ जाएगी। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले एंड लाइक कर देना इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।